नमस्कार दोस्तों, यह है दिव्य एजुकेशन और मेरा नाम है गिरीश। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या जो है यहाँ पर कि हमारे भारतीय संविधान की क्या मुख्य विशेषताएं रही थी। जबकि हम जानते हैं कि जो भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से क्या है, एक अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कई ऐसे तत्व भी हैं जो अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान उन्हें प्रदान करते हैं। ठीक है। तो और ये ध्यान देने वाली बात ये है इसमें, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विशेष रूप से जो इसमें जो संशोधन हुए, कौन कौन से संशोधन हुए? 7वां संशोधन हुआ, 42वां संशोधन हुआ, 44वां हुआ, 73वां हुआ, 74वां हुआ। इसी प्रकार से बहुत से संशोधन इसमें हुए। इसीलिए जो संविधान में जो परिवर्तन करने वाला 22वां संविधान संशोधन था, उसे 1900 उसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि इसमें क्या था कि जो केशवानंद भारती मामला था 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था इसमें दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। तो ये हमारी जो है सैलिएंट फीचर जो है आने वाले जो है आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे मेन विशेषता थी इसमें लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सबसे लंबा जो क्या था लिखित संविधान इसे माना जाता है भारत का। यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान को जो है जनरली दो भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला होता है लिखित, जैसे अमेरिकी संविधान, और अलिखित होता है जैसे ब्रिटेन का संविधान। यानी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक अधिकार बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी इनमें विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। साथ में कह सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि जो भारत का संविधान लिया गया है, ये जो वेरियस स्रोतों से लिया गया है। हम कह सकते हैं भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम, जो कि 1935 में आया था, के उपबंधों से लिए हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। तो इन्होंने कहा कि विश्व के जो है बहुत से देशों के संविधानों को इन्होंने क्या किया, छाना, इन पर जो गहन अध्ययन किया। उसके बाद जो उन्हें प्राप्त हुआ, उसके बाद से ही हमें अच्छा जो संविधान हमें प्राप्त हुआ था। तो कह सकते हैं कि वेरियस स्रोत इसमें थे, सोर्स थे भारत के संविधान को बनाने में। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ डक्टिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कह सकते हैं संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान, जो अमेरिकी संविधान है, इसको अगर इसमें कुछ इसके मूल ढांचे में चेंज करना है तो इसके लिए जो है बहुत कठिन कार्य रह जाता है। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। तो दोनों टाइप के संविधान होते हैं। एक तो जो है जिसको चेंज करने में जो है बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, और चेंज करने में ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती हैं। तो इसी प्रकार से जो भारत का संविधान है, ये नहीं तो लचीला है और नहीं कठोर, बल्कि ये जो है दोनों के बीच का मिक्सचर। इसीलिए जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इसीलिए कहा है कि ये जो है सभी संविधानों को छान के इसमें बनाया गया है करके। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रस्ताव है। पहला है कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से जो है प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। साथ में कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के लिए विशेष बहुमत और
कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है ये जो है न ही बहुत ज्यादा कह सकते हैं कठोर है और न ही ज्यादा बहुत ज्यादा लचीला है। तो बीच की स्थिति भारत इसमें आती है। अगला है फेडरल सिस्टम विद अ टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिटी, यानी कि एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय प्रणाली। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान जैसे। ठीक, फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो यहाँ पर जो है दो मतलब निकलते हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। वहीं दूसरी ओर किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसमें जो है इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होगी, कहने का मतलब है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। क्या गए हैं? जैसे एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ऐसे जो है इसमें भारत के संविधान को ये नाम दिए गए। अगला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का संसदीय रूप। तो इसमें कह सकते हैं कि भारत संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को ज्यादा अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। हम कह सकते हैं संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तो है वास्तविक और नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। और छठा जो है इसमें मुख्य विशेषता, निचले सदन का विघटन, यानी कि लोकसभा और विधानसभा। अगला पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सर्वेजी, संसदीय प्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। कह सकते हैं संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 21 में है, का प्रावधान इसमें है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी कि एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे है फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें, तो इसमें जो 6 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटी दिए हैं,
जैसे पहला है समानता का अधिकार है, ये जो है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 में है। राइट टू एजुकेशन ये आर्टिकल 19 से 23 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये आर्टिकल 24 में है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ये 25 से 28 में है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन ये 29-30 में आर्टिकल। और लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये आर्टिकल 32 में। तो ये भी जो है एक मेन विशेषता है भारत के संविधान की। फिर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर। तो ये क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक सामाजिक, एक गांधीवादी और उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात राजनीतिक का मतलब जनता की, जनमत जिसे कहते हैं। इसी में 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला था, में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो इन्होंने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं। अ सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट। उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या होता है? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के 4A भाग के मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिनमें केवल एक अनुच्छेद 51A है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें। तो कह सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है यहाँ हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, क्या है वो है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखनी है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखनी है, उसकी रक्षा में करनी है, भारतीय मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का जो अनुरक्षण करना है, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करना है। इसी प्रकार से है सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य। भारत का संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते। तो क्या क्या है इसमें? वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। 1976 में इसे जोड़ा गया है। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व किसी विश्वास की स्वतंत्रता की जो है रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यह अनुच्छेद 14 में है। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में है। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, यह अनुच्छेद 16 में है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उनके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार उन्हें मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 27 में है। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 28 में है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 29 में है।
अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 30 में है। और राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, यह है अनुच्छेद 44 में। तो इतनी चीजें, ये चीजें बताती हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है अवधारणा को बनाता है। अगला है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब जो 18 वर्ष के व्यक्ति भी जो है मतदान कर सकते हैं। देश के बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग इसमें था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए एक नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। इसी प्रकार है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि भारत में जो है सिर्फ जो है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी और देश की नागरिकता आप नहीं ले सकते। अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं, नागरिकता आपके पास है, तो आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ प्रावधान है जिसके तहत आप सिर्फ एक ही देश की नागरिकता, वो भी भारत की ही ले सकते हैं। बाकी में आपका जो है कहीं भी नागरिकता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एक नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी उसमें नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा दी गई और दूसरा राज्य सरकार द्वारा दी गई। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और नृजाति विवाद होते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारतीय राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह से पूरा आज भी नहीं हो पाया है। अगला है इंडिपेंडेंट बॉडी। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि वह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय हैं जैसे कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग, राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और भारत सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने की टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। और साथ में राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल की सलाह देना है। तो ये इस प्रकार से स्वतंत्र निकाय की यहाँ पर स्थापना होती है। अगला है, इसमें आगे बढ़ते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो 3 तरीके से आपातकाल लग सकता है। यहाँ पर राष्ट्रीय लग सकता है, राज्य में लग सकता है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल 3 में लग सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है
ये युद्ध के समय लग सकता है, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह में पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति को की अव्यवस्था के, और ये अनुच्छेद आता है 352 में। इमरजेंसी इन स्टेट, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, ये अनुच्छेद 356। या फिर केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365 में इसे लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल लगता है भारत का को वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में, जो है अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख है, ये इसमें लग सकते हैं। साथ में 3 टायर गवर्नमेंट होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें होती है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट। ये हमने आपको बता दिया था 6 प्रकार के होते हैं: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमने फंडामेंटल राइट आपको पहले बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की आलोचना क्या हुई थी, क्या क्या इसमें आलोचनाओं का कारण बना था। उस समय जो आलोचक थे उन्होंने क्या क्या इसकी आलोचना की थी। तो पहली आलोचना की थी इसमें क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने कहा कि यह उधार का संविधान है। उधार का मतलब कि कहीं से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, वे इसे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी अथवा एक हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी आदि कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षतापूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थिति में उनका उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया। उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए हैं जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उससे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधान में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है, किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उनको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं। ये तो पहला हो गया इसमें उधार का संविधान। दूसरा, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। तो कुछ आलोचक ये कहते हैं कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, ये उसकी हूबहू कार्बन कॉपी है और साथ में इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। इसी प्रकार एंटी इंडियन, उन्होंने कहा कि ये भारत विरोधी है क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वो साथ में वो ये कहते थे कि संविधान की प्रकृति क्या है, विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इसी में जो है संविधान सभा के एक सदस्य थे के हनुमथैया थे, उनने कहा हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। उन्होंने इस पर ऐसी आलोचना की थी। ठीक। साथ में एक अन्य सदस्य थे लक्ष्मी नारायण साहू। उन्होंने कहा कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती, यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। ऐसा उनका विचार था। साथ में इनके आलोचक कहते थे अवे फ्रॉम गांधीज्म, यानी कि गांधीवाद से ये संविधान क्या दूर है। जो गांधी जी के मूल विचार हैं, उनका जो है दर्शन और मूल्य इन संविधान में नहीं दिखते हैं। साथ में इन्होंने कहा कि जेंट साइज, यानी कि महाकाय आकार इस संविधान का है। उन्होंने कहा कि ये जो है इसका संविधान इतना ज्यादा इसमें लिखित हो गया है कि इसमें इतने अनावश्यक तत्व आ गए हैं कि जिनका हमारा जो है मूल चीजों से जो है उतना मतलब होगा नहीं इसका। और उन्होंने कहा कि इतना लंबा और जटिल है कि बहुत ज्यादा उबाऊ हो जाएगा, इसमें समझने में भी लोगों को परेशानी आएगी। और साथ साथ में इन्होंने कहा कि लॉयर्स पैराडाइज, यानी कि ये संविधान एक प्रकार का वकीलों द्वारा बनाया गया है, वकील ही इसे समझेंगे और वकील ही अपने अनुसार देश को चलाएंगे। तो उन्होंने इसीलिए से वकीलों का स्वर्ग भी कहा इसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सिंपल से लोग हैं या आम लोग हैं वो इससे जो है क्या नहीं कर पाएंगे,
पता नहीं कर पाएंगे इसके बारे में क्या ये चीज है, समझ नहीं पाएंगे, तो उन्हें इसलिए उन्होंने वकीलों का ही इसे स्वर्ग कहा। तो आप कह सकते हैं कि इतनी चीजें यहाँ पर हुई थी, इतनी चीजें यहाँ पर बनी हुई, कुछ आलोचना भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का जो सबसे लंबा लिखित संविधान बना, एक प्रकार से इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ। और आज भी हम जो 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो यहाँ भी इसके जो है मायने बहुत अपने अपने तरीके से लोग लगाते हैं। कोई कोई इसकी आलोचना करता है, और कोई इसकी जो है इसके तारीफों के पुल बांधता है। तो फिर भी हमें जो है बीच का रास्ता हम अपनाएंगे, तो फिर भी हम कहेंगे कि हमारा संविधान जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, बहुत अच्छे लोगों द्वारा बनाया गया है। तो जिससे हमारा संविधान बना था। हम अगले आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके जो है किन जो है अनुच्छेदों में किस किन 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 चीजों का यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।